हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, लाइक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हो गया है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन देख ली थी, फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसमें 2-3 टॉपिक और करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ फॉरेस्ट। व्हाट इज़ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ऐसी एरिया में जाइए जहाँ पे बहुत लार्ज जो है ट्री जो है वो उस एरिया को डोमिनेट करे और साथ में उनकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो वैसे एरिया को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। तो फॉरेस्ट यानी लार्ज एरिया हो लैंड की जो कवर हो ट्री से, जहाँ पे वुडी वेजिटेशन वेजिटेशन कैसा हो, वुडी, वहाँ पे यानी जो लकड़ी को जब टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या छूने पे वो हॉट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ऐसे ट्रीज को, ऐसे डोमिनेटेड एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है ना, ये भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा क्या होता है, अर्थ इकोसिस्टम जो बनी हुई है इसका बहुत अच्छा पार्ट है जो पूरे के पूरे ग्लोब पे फैला हुआ है। अब आप याद करिए क्लास 9th में, क्लास 8 में ज्योग्राफी में हमने आपको कुछ फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में बात किया था या बताया भी था। एक बार और उसका क्लियर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं बेसिकली वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। किसको बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट? मीन्स किसी फॉरेस्ट में आप गए तो वहाँ पे जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं, पत्ते, वो कभी एक साथ किसी पार्टिकुलर सीजन में सेट नहीं करते हैं, गिराएंगे नहीं। किसी भी पार्टिकुलर सीजन में वो सेट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितने सारे के प्लांट्स वहाँ पे हैं वो प्लांट्स हरे भरे दिखेंगे। जब हरे भरे दिखेंगे तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो भी क्या दिखेगा? हरा भरा दिखेगा। यानी वो एवरग्रीन दिखेगा पूरे के पूरे साल। उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये ही कि ये जो फॉरेस्ट थे कभी भी पार्टिकुलर सीजन में टुगेदर एक साथ सारे पेड़ के पत्ते नहीं गिराते, तो इसलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके जस्ट उल्टे अपोजिट में होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये क्या करेंगे, सपोज करिए समर का सीजन आया। समर के सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है अर्थ के सरफेस। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इवोपोरेशन भी होगा। तो उस इवोपोरेशन से बचने के लिए समर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने लीव्स को सेड कर देते हैं, पत्ते गिरा देंगे। तो पत्ते गिरा देंगे तो इवोपोरेशन रुक जाएगा और उनके अंदर में जो वाटर है वो रिस्टोर होके रह जाएगा। तो जब किसी फॉरेस्ट में गए, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो समर सीजन में अपने पेड़ के पत्ते गिरा देंगे एक साथ, तो पूरे के पूरे कैसे दिखेंगे? ऐसे लगेगा कि पूरा का पूरा जंगल सूख ही गया है। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हो या डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, 3 टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स हमने पढ़े थे। ट्रॉपिकल पढ़े थे, सब ट्रॉपिकल पढ़े थे एंड देन पढ़े थे पोलर रीजन्स। तो जो ट्रॉपिकल रीजन यानी, याद हो अगर आपको, तो अर्थ के सेंटर से गई इक्वेटर, देन नदर्न हेमिस्फीयर में गई लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन सदर्न हेमिस्फीयर में लाइन गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में जितना भी एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। अब ये जो दोनों प्लांट्स है, एवरग्रीन प्लांट्स या डेसिडुअस प्लांट, पाए तो वहीं जाएंगे जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी, और अच्छी खासी रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल जोन्स में। इसीलिए ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल जोन्स में। तो ट्रॉपिकल जोन्स में अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा तो उसको बोल देंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर ट्रॉपिकल जोन में डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा तो उसको बोल देंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट्स। अगर ट्रॉपिकल जोन में ही, ट्रॉपिकल जोन में, अच्छा याद करिए क्लास 8th में हमने ओशियन करंट्स के बारे में बताया था आपको। ओशियन जो करंट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के, या फिर हमने क्लाइमेटोलॉजी वाला जो चैप्टर था, ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 या 4, क्लाइमेट नाम का चैप्टर, उस चैप्टर में हमने ओशियन करंट्स के बारे में आपसे बात किया था कि ओशियन करंट जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हॉट, दूसरे होते हैं कोल्ड। तो जिस भी कॉन्टिनेंट की साइड में कोल्ड करंट जब फ्लो करती है तो वहाँ पे क्या मिलेंगे? जब कोल्ड करंट फ्लो करेगी तो कोल्ड करंट के कारण में वहाँ पे कभी क्लाउड्स बनेंगे नहीं। जब क्लाउड्स बनेंगे नहीं तो बारिश होगी नहीं। जब बारिश होगी नहीं तो वहाँ पे वेजिटेशन होगा नहीं, और वेजिटेशन होगा नहीं तो वहाँ पे
जो सॉइल है वो क्या होना, इरोड होना शुरू हो जाएगी, सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू होगी। अब जो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होगी तो क्या बनते हैं, डेजर्ट। क्या बनते हैं, डेजर्ट। और डेजर्ट में आपको पता है ये किस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो डेजर्ट में जाएंगे, पानी है नहीं, तो जो वहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं उनकी लीव्स होती है कांटेदार, थॉर्नी फॉरेस्ट बोलते हैं उनको। या फिर इतने बौने होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना कि मतलब समझ लीजिए कितने 1 से 2 फीट, तो उनको बोलते हैं स्क्रब्स। क्या बोलते हैं, स्क्रब्स। यानी ट्रॉपिकल एरिया में भी अगर आप जाएं और एटलस ओपन कर लीजिएगा, एटलस ओपन कर लेंगे और जो थीमेटिक वाले मैप वाले सेक्शंस होते हैं ना, उस थीमेटिक मैप्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ओशन करेंट्स के नाम से एक हेडिंग होगा, उस चैप्टर को, उस पेज को खोल के देखिएगा एटलस में। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे उस वाले मैप को, वर्ल्ड मैप को, तो आपको पता ये लगेगा कि जितने भी कोल्ड करेंट्स है ना, वो उस जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो करते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे क्या पाए जा रहे हैं, कोल्ड करंट, कोल्ड ओशन करंट। उसके कारण में कॉन्टिनेंट्स के अधिकतर वेस्टर्न कोस्ट में डेजर्ट्स मिलेंगे। या तो बात कर लीजिए आप नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, यूरोप की, या फिर इंडिया में अरेबियन पेनिनसुला में भी जब जाएंगे वहाँ पे भी डेजर्ट मिलेगा। उन डेजर्ट्स में जितने भी टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट। क्यों, डेजर्ट में लीव्स होंगे नहीं, कांटेदार लीव्स होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल जोन में ये भी पाए जाते हैं, इसका उसका मैंने बता ही दिया। एक होते हैं जिसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट क्या, अब सपोज करिए अभी आप डेजर्ट वाले एरिया में थे, अब आपको ऐसे एरिया में जाना है जिसका जो एलिवेशन है यानी सी लेवल से जब हाइट देखेंगे वो ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अगेन क्लाइमेट वाले चैप्टर में जाइए, ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होते, उनकी डेंसिटी घटने लगती है। डेंसिटी घटेगी तो आपको क्या लगेगी, टेम्परेचर डिप डाउन होगा, तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहाँ क्या पड़ेगी, कोल्ड लगने लगेगी, ठंड लगने लगेगी, और ऊपर जाएंगे तो आपको आइस मिलेगी। तो जब आप फॉरेस्ट यानी माउंटेन्स वाले एरिया में जब जाएंगे तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, यानी ऐसी फॉरेस्ट जो माउंटेन्स के स्लोप्स में मिल रहे हैं आपको। उनकी भी अलग अलग खास बात होती है कि वो क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं, तो उसको हमने बोल दिया माउंटेन फॉरेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया, हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में घूम लिया, वहाँ पे भी घूम लिया जहाँ पे हल्की फुल्की भी रेनफॉल होती है, वहाँ पे भी घूम लिया जहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम माउंटेन्स वाले इलाके में भी चले गए। एक एरिया रह गया जहाँ जाना बाकी है, कौन सा एरिया बताइए, किसी भी कंट्री का कोस्टल जोन। अब कोस्टल जोन में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, रिवर्स अगर कहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं तो अपना डेल्टल कोस्टल एरिया में ही बनाएंगी। जब कोस्टल एरिया में बनाएंगे तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे सपोज करिए इंडिया की बाउंड्री ऐसे, तो यहाँ से गोदावरी नदी निकली और ऐसे फ्लो करके आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। जब मिलेगी तो डायरेक्ट मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं, अपने साथ जितने भी सील्स लाएगी यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देगी, ड्रॉप डाउन करेगी। या फिर गंगा को बात करिए, गंगा इधर से आई और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली गई, उधर से ब्रह्मपुत्र आई वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली गई। जब बांग्लादेश गई, दोनों मिले, तो दोनों मिल के क्या करेंगे, अपना जितना का सारा सेडिमेंट्स वहाँ कलेक्ट कर देंगे, तो वहाँ की जो ज़मीन होगी क्या हो जाएगी, दलदल हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, दलदल। तो ऐसी एरिया को बोलते हैं मैनग्रोव। ये लास्ट वाली मैनग्रोव बोलते हैं, जो दलदल ज़मीन होती है उसको बोलते हैं मैनग्रोव। मीन्स अगर कोई भी प्लांट कोस्टल एरिया में ग्रो करे और साथ में वहाँ की जो ज़मीन हो दलदल हो, कीचड़ ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं तो ऐसे तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, और अगर उनको टच करने पे हार्ड है तो उसको फॉरेस्ट तो बोलेंगे ही। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोल देंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट। इनकी एक और खास बात होती है, आपने बनियान ट्री देखा होगा, बनियान ट्री में क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं ऊपर जाएंगे ऐसे, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं। वैसे ही मैनग्रोव फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं पानी में, आधे पानी में रहेंगे आधे कीचड़ में। इसके साथ में क्या होगा, उनकी जो रूट्स है ना, अगर मान लीजिए ये प्लांट्स है, ऐसे समझाऊँ मैं, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो इसकी रूट्स यहाँ से निकलेंगे, पूरा का पूरा पानी ही है एक तरीके से, यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे मिलेंगे। लास्ट वाले मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट।
तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं यहाँ के, ये कहाँ मिलेगी? कोस्टल एरियाज़ में। तो इंडिया में कहाँ मिलने के चांसेस आप सोच के बताइए। इंडिया में मिलेंगे अंडमान निकोबार वाले इलाके में, या फिर वेस्ट बंगाल में, या फिर आपका उड़ीसा का एरिया हो गया, कर्नाटका का एरिया हो गया, या फिर तमिलनाडु का एरिया हो गया, या फिर गुजरात में। जहाँ पे भी कोस्टल एरिया कहने का सेंस है, वहाँ पे अगर दलदली वाले इलाके में फॉरेस्ट मिलेगा तो उसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये इतने टाइप्स के फॉरेस्ट हो गए। अच्छा, ये जितने टाइप के फॉरेस्ट हैं ना, हम इंसान इतने कह सकते हैं सेल्फिश हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर लें। फ़ायदे के लिए इन सेंस में जब कह रहा हूँ, डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम डेवलपमेंट करें, हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे, कर तो ह्यूमन से रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर एक आम आदमी की बात करें, उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो खाने के लिए एग्रीकल्चर करेगा, कहाँ करेगा? लैंड पे। या फिर रहने के लिए घर चाहिए, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वो उनको घर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? जंगलों को काटते हैं। जंगलों को काट के क्या बनाएंगे? अपने घर बनाते हैं। तो घर बनाएंगे तो भी जंगलों को काटना है। या फिर अगर फार्मिंग करनी है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी फूड डिमांड्स को कैसे मीट करेंगे आप? तो एग्रीकल्चर तो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पेड़ों को काट दिया। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि यार लोगों ने हमको चुन करके भेजा है, 5 साल तक रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो अगले साल कुर्सी चली जाएगी। तो वो क्या करेंगे? बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएंगे, लाइक कि बहुत बड़े बड़े हाईवे बना देंगे, 2 लेन की रोड है उसको 4 लेन करेंगे। जब आप 4 लेन करने जाएंगे तो आप इतने ईमानदार तो हैं नहीं कि आप अगल बगल के एरिया को छोड़ देंगे। आपको नेचर से प्यार थोड़े ना है, नेचर को तो नुकसान पहुंचाएंगे आप। तो अगल बगल वाले एरिया में क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन आप शुरू कर देंगे, पेड़ों को वैनिश करना शुरू कर देंगे, हटाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? या फिर आपको रेलवे लाइन बिछानी है, अब तो रेलवे लाइन खैर नहीं बन रही है, आपको एयरपोर्ट्स बनाने हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, तो क्या करेंगे? आप हटा ही तो रहे हैं एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट हो रहा है वो वैनिश हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि 2021 से ही पेड़ों को काटना स्टार्ट किया गया है। ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स से पहले भी बहुत सारे देवी देवता लोग थे हमारे धरती पे, इंडिया में खासकर, तो उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। तो पेड़ों को जब काटना शुरू किया जब, तो डिफॉरेस्टेशन का जो डायमेंशंस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा रहा है। जैसे कि अगर आप बोलें कि जो इंडियन फॉरेस्ट कवर है, इंडियन फॉरेस्ट कवर ऐसा माना जाता है कि 78.29 मिलियन हेक्टेयर है। क्लियर? अगेन एक डेटा है, चेंज हो सकता है ओवर द टाइम। तो जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में 78.29 मिलियन हेक्टेयर है। अगर इंडिया के हम सपोज करिए एरिया 100% है, तो उसमें 23.81% जो है टोटल इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया में ये आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। और आई थिंक अभी के डेटा में 24% से ज़्यादा ही अभी फॉरेस्ट, यानी 24% से फॉरेस्ट जो है ज़्यादा है, 24% से ज़्यादा है फॉरेस्ट अभी इंडिया में। ठीक है, तो इतना फॉरेस्ट है इंडिया में। अब ये जो डेटा है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर साल, हर 2 साल पे इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या कर सकती है? हर 2 साल पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि हमारे वहाँ फॉरेस्ट हैं कितने। अच्छा, ये जो डेटा देख रहे हैं 2011 का है। तो जब 2011 वाले डेटा ये कहती है कि हमारे इंडिया में जो डेंस फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल, इनका जो कवर है इंक्रीज हुआ है 10,098 की स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997, यानी 1997 से लेकर 2014, टोटल हो गया 14 साल। पिछले 14 सालों में हमारे वहाँ का जो डेंस फॉरेस्ट है बढ़ा है। तो ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 2011 का डेटा है 2021 में है, तो अगेन फॉरेस्ट कवर जो है इसी से तो ज़्यादा ही बढ़ा होगा। हाउएवर, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो इंक्रीज हुए फॉरेस्ट कवर में ये ड्यू टू प्लांटेशन बाय द डिफरेंट एजेंसी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ा, बट ये जो फॉरेस्ट कवर, हमने आपको प्लांट्स और आई थिंक वेजिटेशन में डिफरेंस समझाया था ना। वेजिटेशन उसको बोलते हैं जब नेचर खुद से ही प्लांट ग्रो करे विदाउट ह्यूमन हेल्प, तो उसको वेजिटेशन बोलते हैं। और जब ह्यूमन हेल्प के थ्रू कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसको प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, फॉरेस्ट की कैटेगरी में, या फिर एनॉल बोलते हैं। तो यहाँ बात करें अगर वेजिटेशन की, तो ये जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ इसमें वेजिटेशन नहीं बढ़ी है, यानी फॉरेस्ट जो हमने काट दिए वो अपने से नहीं बढ़े हैं। जब हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, तो
तो ये हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पेड़ों को काट दिया, पेड़ों को काट करके हमने प्लांटेशंस के डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट्स लगाती है ना कि भाई किसी ने अपने घर के पीछे पेड़ लगा दिए, किसी ने अपने खेतों में घर लगा दिए, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी? वेजिटेशन वाले इलाके में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी कि अगर कहीं खुद से प्लांटेशन किया गया वहाँ ज़्यादा ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी? तो मेरा तो ये मानना है खैर कि जहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि जब नेचर के थ्रू जो है कोई भी प्लांट ग्रो करती है तो वो एक जैसे थोड़े ना ग्रो करेगी। जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती प्लांटेशन, बनाना की प्लांटेशन का, तो हम एक ही ना बनाना के पेड़ पूरे खेत में लगा रहे हैं। तो इससे तो कहेंगे भाई हमने तो फॉरेस्ट लगा दिए, लेकिन अंतर क्या है? आपने एक ही टाइप के साथ एक ही स्पीसीज के सारे पेड़ लगा दिए, तो वो हो गया आपका प्लांट्स, वो प्लांटेशन है। बट अगर नेचर ग्रो करती तो जितनी एरिया में आपने एक ही टाइप के, मान लीजिए 1000 पेड़ लगाए, तो अगर वो नेचर ग्रो करती ना तो 1000 हो सकता है कि कम से कम 500 इस टाइप की प्लांट्स ग्रो करती वहाँ पे, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो ये फ़ायदा होता है, नेचुरल वेजिटेशन को ही बढ़ने देना चाहिए, लेकिन उसमें एक तरीके से देखा जाए तो ग्रोथ जो है बहुत कम है हमारे वहाँ। फॉरेस्ट अगर कवर इंक्रीज भी हो रहा है तो वो इसलिए कि हम जो प्लांटेशन जो है केवल करते हैं। अच्छा एक पिक्चर देखिए, अभी पेड़ों को मशीन ला के काट दी, अब पेड़ों को लेके गए होंगे, जाहिर सी बात है उनको लकड़ियों को कुछ ना कुछ बनाने में इस्तेमाल किया गया होगा। अच्छा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उन्होंने दो बातों में डिफरेंस नहीं किया था, नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में और प्लांटेशंस के बारे में, इसलिए हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेचुरल फॉरेस्ट अलग चीज़ है एंड प्लांटेशन जो है अलग चीज़ है। अगर दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो हमको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि आखिर हमने नेचुरल फॉरेस्ट में लॉस कितना किया है। समझ गए? अब बात करते हैं किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या 5 पॉइंट्स देंगे आप, आर्गुमेंट क्या देंगे? अगर नहीं करना चाहिए तो 5 आर्गुमेंट्स क्या देंगे? और एक और कि अगर मान लीजिए आपको डेवलपमेंट भी करना है और नेचर के साथ में बैलेंस भी करके, यानी डेवलपमेंट करें नेचर के साथ में बैलेंस भी करें, तो आप क्या सजेशंस देंगे? 5 सजेशंस बताइए, ठीक है? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ? अब वाइल्ड मीन्स क्या हो गया कि किसी भी एरिया में अनडोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब जैसे हमने गाय भैंसों को घर पे पाल के रखा है तो उनको बोलेंगे वो डोमेस्टिकेटेड हैं, जानवर हैं, पालतू हैं। लेकिन ऐसे जानवर जो आपके घरों पे नहीं रह सकते, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो जो भी कहाँ रहेंगे, किसी जंगल में रहें, जो भी जंगल में रहें और उनको हंट और उनकी जो हंटिंग फूड स्पोर्ट्स एंड प्रॉफिट के लिए की जाती, तो उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। यानी वाइल्ड लाइफ यानी अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो भी जंगलों के अंदर में रहते हैं। जंगल में क्या रहेंगे आपको, राइनासोरस हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, देन बहुत टाइप के एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, ठीक है? एशियाटिक एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स हैं, एशियाटिक लाइन्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएंगे। अभी जो वाइल्ड लाइफ है ना, हम इतने इंसान स्वार्थी अगेन कि इन वाइल्ड लाइफ्स को भी मारने लगते हैं। मारते हैं उनको क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रॉफिट मिलता है, उनकी पोचिंग की जाती है, शिकार की जाती है, शिकार करके ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, उनकी चमड़ी को बेच देंगे, उनकी स्किन को, उनके दांतों को बेच देंगे पैसे कमाने के चक्कर में। तो इससे जो इकोसिस्टम जो है ना डिस्टर्ब होता है। अब सपोज करिए एक आपने लायन मारा, अब एक लायन या फिर एक टाइगर रहता है तो जंगल में कितने सारे, जैसे कि हिरन है, ठीक है? हिरन को मारता है ना वो, तो हिरन को खाता है तो हिरन की संख्या जो है कम होती है। अब क्या होगा कि अब क्या होगा कि एक लायन के, एक टाइगर के जाने से जो मांसाहारी जीव उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। जितने कार्निवोरस हैं उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। और जितने भी हार्बिवोरस हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? इकोसिस्टम में डिस्टर्ब होना चाहिए, जैसे कि कुछ कार्निवोरस भी हों, कुछ हर्बीवोरस भी हों, कुछ ओमनीवोरस भी हों, कुछ स्कैवेंजर्स भी हों, सबको इकोसिस्टम में रहना चाहिए। लेकिन जब हम उनको मारेंगे तो इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ हो, इसका ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पॉइंट्स हम काउंट करें तो पहला ये कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये वाटर सेट का काम करते हैं। आप सोचिए ज़रा, फॉरेस्ट नहीं रहे तो बादल बनेंगे क्या? फॉरेस्ट ही हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं,
वो क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा इवोपोरेशन होगा, ज़्यादा इवोपोरेशन होगा तो वो बादल बादल बनेंगे, बादल होंगे तो बारिश होगी। तो फॉरेस्ट वाटर शेड का काम करते हैं। साथ में अगर किसी एरिया में सपोज करिए बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं तो वहाँ पे वो भी काम नहीं करेंगे। फॉरेस्ट जब रहेगी बहुत ज़्यादा, पेड़ों की कतार रहेगी, तो वो क्या करेंगे कि हवा की स्पीड को कम कर देंगे, एयर की स्पीड को कम कर देंगे, तो नुकसान कम होगा। तो यानी फॉरेस्ट जो है वाटर शेड का काम करते हैं, पहला। दूसरा, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं भाई, हम इंसान हैं, तो हम रहने के लिए कोई 2 BHK में रह रहा है, कोई 3 BHK में रह रहा है, गर्मी लग रही है तो एसी लगा लिए, फ़ैन लगा लिए, स्कूल चले गए पढ़ने, अच्छे से टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं। बेचारों ही वाइल्ड वाइल्ड जो लाइफ है, जितने भी जंगली जानवर है, क्या उनका हक नहीं बनता? उनके पास लिबर्टी और फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए? उनका तुम घर ही बर्बाद कर दिए। घर ही कैसे, जब आप जंगलों को काट रहे हैं, उन बेचारों का घर था। किसी को बिल में रहना पसंद है, किसी को पेड़ों के ऊपर रहना पसंद है, किसी को कहीं पे भी लेट जाना पसंद है, तो उनको नेचर से लव है, तो नेचर उनका हैबिटेट हो गया। अब उन हैबिटेट को हम क्या करें, नुकसान पहुंचाएं? नहीं करना चाहिए ना। किसी का घर आप उजाड़ेंगे, सोचिए आपका घर अच्छा रहेगा? तो ये वाइल्ड लाइफ, दूसरा रीज़न ये है कि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है फॉरेस्ट, तो इसलिए भी इंसानियत के नाते भी ये एक तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड, ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। फॉरेस्ट से इकोनॉमिक बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। आप लकड़ी बेच के पैसे कमा सकते हैं, लकड़ी से कितने सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स देखे, एनिमल्स देखे, उनको बेचते हैं ना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही ना कहीं ना कहीं। फोर्थ पॉइंट है, ये क्लाइमेट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ग्रीन, क्या किसके बारे में बात करें, आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हैं क्या एक्चुअली? एक्चुअली में ये हैं कि हम पेड़ों को काटते गए। पेड़ जो होते हैं, जितने भी ट्रीज फॉरेस्ट, वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा मेंटेन रहती है और जो है ज़्यादा हीट नहीं करती है। अब आप पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जब पेड़ों को काटेंगे तो भाई CO2 को कौन ऑब्जर्व करेगा? CO2 को ऑब्जर्व कौन करेगा? जब CO2 को कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा तो CO2 हीट होगी, हीट होगी तो धरती को हीट करेगी, धरती को हीट करेगी तो हमें गर्मी लगेगी, हमें गर्मी लगेगी, तबीयत सबका खराब होगा, कोरोना जैसे बहुत सारे पैंडेमिक्स आएंगे आगे। तो ये एक तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, तो ये भी चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। साथ में जो वाइल्ड लाइफ है, ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ होगा तो जाहिर सी बात, अगर डेंस फॉरेस्ट होगा तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे। अब वो एनिमल्स जो हैं, कुछ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस होंगे, जो इकोसिस्टम पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए हैं, तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। अगेन तो ये फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट ये है कि मेंटेन द फूड चेन, और ये फूड चेन को भी मेंटेन करते हैं। कैसे कि हमें जो हर्बीवोरस है, तो उनको जितना एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है सब कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। या फिर जितने भी लोग कार्निवोरस है, मांस खाते हैं, उनको भी जितने सारे एनिमल के फ्लैशेस से कहाँ से मिल रहा है? वहीं से तो मिल रहा है, फॉरेस्ट से ही। फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ ही दे रहे हैं, तो ये फूड चेन को भी मेंटेन कर रहे हैं। नहीं रहे तो क्या होगा, सोचिए जरा। दे कैन आल्सो मीन्स ऑफ द रिक्रिएशन, और वो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार ख़त्म कर दो तो ख़त्म नहीं, वो रिक्रिएट भी हो सकते हैं, रिक्रिएट भी हो सकते हैं। तो ये भी सबसे बेस्ट बेनिफिट है, अगर आप उनका इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो विद टाइम वो हमें मिल भी सकते हैं अगेन। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो होपफुली लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन सी स्पीसीज़? यही वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ एंड फॉरेस्ट की स्पीसीज़, कितने टाइप के हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, और जब हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भाई बचाएंगे हम भी। कंजर्वेशन के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, यहाँ हमारी गवर्नमेंट्स क्या क्या कंजर्वेशन के मेजर ले रही है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।